नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका अपने हार्दिक स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे भूमि, राजस्व व्यवस्था, व्यापार उनकी, और हमने लास्ट कक्षा में बात की थी कि अमर सिंह की जो अमरकोश है उसमें 12 प्रकार की भूमि बताई गई थी, जिसमें एक मैंने प्रमुख रूप से, हालांकि सभी इम्पोर्टेंट है, एक बताई थी पंकिल कीचड़ की जो भूमि है। इसको थोड़ा सा विशेष रूप से देख लेना। अब की बार आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, क्योंकि आरएस प्री 2013 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब कुछ भूमि के माप है उन पर चर्चा कर लेते हैं। पाटक जो था, भूमि का बड़ा माप था। भूमि का बड़ा माप लिख लेना आप, पाटक। और धनु व दंड भूमि के नाप थे। देखो, धनु व दंड ये भी भूमि के माप थे। अडवाप, द्रोणवाप और कुल्लेवाप। अडवाप, द्रोणवाप, कुल्लेवाप, कुल्लेवाप व नल भूमि के माप थे। पाटक भूमि का सबसे बड़ा माप था। धनु और दंड भी थे। नल की हम पहले बात कर चुके हैं, अडवाप, द्रोणवाप और कुल्लेवाप। 4 द्रोणवाप के बराबर एक ये अडवाप होता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम के जो अधिकारी बंधुवर्मन के मंदसौर अभिलेख। देखो, मंदसौर जो है वो 2 है, एक बंधुवर्मन की है और एक जो है वो वत्स भट्टी की है। कंफ्यूज मत हो ना, मंदसौर 2 है, प्रशस्ति एक बंधुवर्मन की है और एक आपकी वत्स भट्टी की है। ठीक है, जिसमें रेशम के बुनकरों का उल्लेख है। ये कहा जाता है गुजरात, यानी लाट से ये जो बुनकर है ये एमपी मालवा आ जाते हैं। तो इसमें बंधुवर्मन के मंदसौर अभिलेख में, बंधुवर्मन कर देना भी, मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी, रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने मंदसौर में एमपी में है भी वर्तमान 437 ईस्वी में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा गढ़वा अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वयं इसी प्रकार की जो कुछ पैसे वाले थे मंदसौर, जो श्रेणियां थी वो धन लेती थी, जमा पूंजी करती थी, जमा पूंजी करती थी। अन्य बात है ये कि कुछ श्रेणियां जो है वो धन का कार्य करती थी, धन इकट्ठा करती थी, जमा पूंजी करती थी, जिसमें गढ़वा जो अभिलेख है, गढ़वा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है
कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो भी एक बार अपनी पूंजी जो है वो जमा पूंजी करवाई थी। ठीक है, गढ़वा अभिलेख से अगर ये आ जाता है कि किस अभिलेख में श्रेणियां जो थी वो धन जमा करती थी, तो गढ़वा जो अभिलेख है उसमें। ठीक है, तक्षशिला, विदिशा, कौशाम्बी, तक्षशिला, विदिशा, कौशाम्बी, ये तीनों यहाँ के लोग अपने सिक्के बनाते थे खुद के। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एक तो तक्षशिला, विदिशा और कौशाम्बी, ये भी एमपी में है अभी, विदिशा भी, ये अपने सिक्के बनाते थे, यानी टकसालें थी इनके पास और इनका अधिकार था। तक्षशिला पाकिस्तान में है, शिक्षा नगरी हुआ करती थी, एक निगम द्वारा संचालित किया जाता था। तक्षशिला का जो शासन है, ये जो तक्षशिला है इसका जो शासन है एक श्रेणी द्वारा किया जाता था, जिसमें पूग, कुछ श्रेणियाँ हैं, आप उनके बारे में लिख लीजिएगा। गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा समस्या आती है, पढ़ाया नहीं जाता है, काफ़ी दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा कई बार डाटा जो है वो मिस भी हो जाते हैं, तो आप कमेंट में पूछ लिया करो, या मैं खुद कई बार दिमाग से आउट हो जाता है। तक्षशिला का जो शासन है वो क्या होता था, शासन व्यापारियों के एक निगम द्वारा संचालित किया जाता था, है ना। तो जिसमें पहला था पूग विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह है, विभिन्न जातियों के व्यापार का समूह है। बाद में श्रेणी, एक ही जाति के व्यापारियों का समूह है, एक ही जाति के व्यापारियों का समूह है। निगम, निगम एक ही नगर व्यापारियों का समूह है। पूग, श्रेणी, निगम, श्रेष्ठ कुलिक निगम, श्रेष्ठ कुलिक निगम, श्रेणियों, श्रेष्ठियों, शिल्पियों व श्रेणियों का केंद्रीय निगम, श्रेष्ठियों। ठीक है, एक तो श्रेष्ठियों, शिल्पियों व श्रेणियों, निगम, श्रेष्ठ कुलिक निगम, जेठक, ये ध्यान में रखना है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इनका सबका प्रमुख होता था, श्रेणियों का मुखिया, श्रेणियों का मुखिया। ठीक है, निगम का प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था, निगम का प्रधान जो था वो श्रेष्ठी कहलाता था। व्यापारियों के समूह को सार्थ,
व्यापारियों की समूह को क्या कहा जाता था? सार्थ। सार्थ। और उसके नेताओं को, ये भी इंपॉर्टेंट है, भी सार्थ वाह है। ये राजस्थान पुलिस में कई बार पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड का भी ये क्वेश्चन था, है ना, और सेकंड ग्रेड का भी था। तो ये ध्यान में रखना, सार्थ वाह जो है वो क्या था। व्यापारियों के समूह को तो सार्थ कहा जाता था और उनके जो नेता थे उनको सार्थवाह कहा जाता था। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, काफ़ी बार पूछा गया है कि ये पूछा जाता है कि मध्यकाल में कौन सा जो नगर था, मध्यकाल की बता रहा हूँ, प्राचीन काल की नहीं बता रहा हूँ। मध्यकाल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का था बयाना। प्राचीन काल में ये काफ़ी बार पूछा गया है कि प्राचीन काल में गुप्तकालीन सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिलते हैं? बयाना से मिले हैं। बयाना आपका है भरतपुर में। ठीक है, अब देखो एक साथ ये चीज़ ध्यान में रख लेना, मध्यकाल में बयाना जो था वो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बयाना के साथ एक गुजरात का सरखेज और था भी, गुजरात में। ये पूछा गया था आपका सेट 2012 का क्वेश्चन था। ये काफ़ी बार पूछा गया है राजस्थान हिस्ट्री में कि गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर कहाँ से मिला है। तो गुप्तकालीन जो सिक्कों का ढेर है वो हमें बयाना से, या गुप्तकालीन सिक्कों की निधि कहाँ मिली है, तो बयाना जो है, बयाना कहाँ पर आपका? भरतपुर में। अब हम बात करते हैं, प्राचीन भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है वो गुप्त शासकों ने चलाए थे। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, फिर भी आप लिख लीजिएगा। प्राचीन भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। ये ध्यान में रखना है आपको। सोने के सिक्कों को गुप्त अभिलेखों में, और जो सोने के सिक्के थे गुप्त अभिलेखों में, इन्हें दिनार कहा गया है। दिनार कहा गया है। दिनार जो है वो लैटिन के डेनरिस से बना है। 3 प्रश्न है भाई, ये तीनों प्रश्न आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं पानी पी लेता हूँ जितने में, कि प्राचीन भारत में अगर प्रश्न आता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के, तो गुप्त शासकों ने या गुप्तों ने चलाए थे। गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, और जो दिनार है वो लैटिन के डेनेरिस से बना है। फाइयान के अनुसार, फाइयान के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही, बड़े भ्रामक विवरण देता है ना। ये कहता है कि व्यापार जो था, साधारण जो लोग थे,
ये कहता है कि लोग जो है ना वो मांस मदिरा नहीं करते थे, तो ये तो थोड़ा सा भ्रामक ही है। ये कहता है कि साधारण जो लोग थे, जो व्यापार जो है वो कौड़ियों से करते थे। साधारण लोग व्यापार किससे करते थे? कौड़ियों से। और कौड़ियाँ जो थी वो वैसे वस्तु विनिमय का कार्य भी था। यानी बार्टर सिस्टम प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु। गुप्त काल में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जो है, बता चुका हूँ, पश्चिमी भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय किसको था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। बता चुका हूं ये मैं। द्वितीय को, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हेडिंग लगाइएगा, व्यापार। व्यापार। कुषाण की तुलना में गुप्त जो युग था, लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आई थी। कुषाण काल की बजाय जो गुप्त काल में लंबी दूरी के जो व्यापार थे, व्यापार में गिरावट आई। ठीक है। और इसके अलावा सातवां युगीन स्थिति जो थी, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में संपर्क, जब कुषाण सातवां युगीन स्थिति नहीं रही थी और विदेशी जो व्यापार है उसमें भी कमी आई। ये भी माना जाता है कि रेशम पर यूरोप वासियों ने, रेशम जबकि भारत में ही होता था, एकाधिकार कर लिया था। एकाधिकार कर लिया था। ये प्रोकोपियस के वर्णन से पता चलता है हमें, 6वीं शताब्दी में। प्रोकोपियस के वर्णन से पता चलता है, 6वीं शताब्दी में ये बात कहता है कि रेशम पर यूरोप वासियों का एकाधिकार हो गया था, है ना। इसके अलावा कुमारगुप्त के काल में मंदसौर में ये कहा गया है कि, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुमारगुप्त के काल में, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, और काफ़ी बार पूछा गया। लाट, इसका अर्थ है गुजरात की एक श्रेणी, मंदसौर में रेशम बुनकर अपना काम छोड़, यानी गुजरात की एक श्रेणी थी, वो गुजरात में काम छोड़ देती है और मंदसौर से अपना काम शुरुआत करती है। तो लाट अगर नाम आ जाएगी, लाट किसका नाम है? तो लाट जो है वो अपना गुजरात का नाम है। ये कहता है कि वर्तमान समय में चाइना का माल हर जगह मिलता है, चीन और भारत के बीच, या वैसे श्रीलंका जो है, श्रीलंका का हमें अन्य नाम मिलता है सिंहल द्वीप। एक नाम मिलता है इसका ताम्रपर्णी। तीनों श्रीलंका के नाम है भाई। ये जो था, ये बिचौलिए का कार्य करता था। ये बात कहता है कौन? एक इतिहासकार कहता है, यूनानी लेखक होता है और उसका नाम होता है कॉस्मोस।
ये कहता है कि श्रीलंका सिंहल द्वीप या ताम्रपर्णी जो है वो इसके अन्य नाम है, ये थोड़ा सा आप देख लेना। जो भारत और चीन व्यापार होता है ना, भारत चीन जो व्यापार है इसमें श्रीलंका बिचौलिए का कार्य करता है। वर्तमान में हम कितने इसके ऐप बंद कर दिए, इसका लगभग माल बंद हो गया, इसको घाटा ही हो रहा है वैसे। लेकिन उस समय गुप्त काल में इन दोनों के बीच जो श्रीलंका जो था, सिंहल द्वीप जो था वो बिचौलिए का कार्य करता था। ये बात कौन कहता है? यूनान का एक लेखक होता है कॉस्मस, वो ये कहता है। ठीक है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में गुप्त नरेश का श्रेय गुप्त नरेशों को, व्यापार में गुप्त नरेशों को श्रेय दिया जाता है। बड़ौच जो था पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह जो था वो बड़ौच था। पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह जो था वो बड़ौच था, बड़ौच था। कॉस्मस कल्याण के व्यापारियों को केंद्र के रूप में उल्लेख करता है। ठीक है। पाटलिपुत्र भी वेनसांग के काल में गांव बन चुका था। वेनसांग ये कहता है कि पाटलिपुत्र जो है वो इसके समय पाटलिपुत्र गांव बन चुका था, बहुत अच्छा शहर था, लेकिन ये कहता है कि बाद में ये गांव में तब्दील हो गया। फिर एक लाइन और लिखो, गुप्त संवत की जो तिथि है 319 ईस्वी है। इसका अन्य नाम हमें मिलता है वल्लभी संवत भी से कहते हैं। वल्लभी संवत भी कहते हैं। गुप्त काल की जो संवत कब की है? 319 ईस्वी की है। इसे वल्लभी संवत भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और वराहमिहिर की बृहद संहिता, किताबों का ध्यान में रखना भी। बृहद संहिता सीधा का सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं। इन पुस्तकों में हमें एक बात मिलती है चारों वर्णों के बारे में कि चारों वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों का विधान किया है। चारों वर्णों की बस्तियों का अलग अलग विधान किया है। एक तो कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, एक वराहमिहिर की जो बृहद संहिता है इसमें, और वर्णों का जो आधार था वो गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। वर्णों की हमने बात की थी, वैदिक काल में की थी कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में और जो ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कार्यों का उल्लेख हमें मिलता है। उस समय जो वैदिक काल की हमने बात की थी वहाँ पे जो था वो गुण और कर्म पर आधारित था, जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था वैसा था। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के बाद में लेकर गुप्त काल तक ये स्थिति हो जाती है कि ये जो स्थिति है वो जन्म आधारित हो जाती है, गुण और कर्म पर नहीं। तो ये ध्यान में रखना। फिर कौटिल्य और ये आपका
वराहमिहिर की जो व्रह संहिता ये कहती है कि इनकी बस्तियों को अलग अलग, यानी सभी व्यक्ति जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, वो अलग अलग बस्तियों में अपना कार्य करते थे या अलग अलग रूप से विभाजित थे। मनु के अनुसार ये कहता है, मनु ये कहता है कि शूद्र जो है तीनों वर्गों की सेवा करेगा, तीनों वर्णों की सेवा करेगा। कौन सी जाति? जो निम्नतम जो शूद्र थे वो तीनों वर्णों की सेवा करते हैं। वेनसांग ने शूद्रों को कृषक बताया है। वेनसांग जो है वह कृषकों को शूद्र बताया है। शूद्र बताया है। न्याय जो संहिता है उसमें यह कहा गया है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रियों की अग्नि से, अग्नि से और आपकी वैश्य की जल से, और शूद्र की विष से। यानी कई बार क्या होता था कि कोई चोरी कर ली है, ब्राह्मण का पुत्र है, तो सब उसे तुला से उसकी अग्नि परीक्षा होती थी। क्षत्रियों की अग्नि के बीच से, जैसे सर्कस में हम देखते हैं ना, वैसे वैश्यों की जल को तैर कर ऐसे पार करना पड़ता था और शूद्र को विष दिया जाता था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस काल में शूद्रों की जो आर्थिक दशा है उसमें सुधार होने लगा था। इस काल में आर्थिक दशा में सुधार होने लगा। गुप्त काल में शूद्रों की जो स्थिति थी वो बेटर होने लग गई थी। ठीक है। मृच्छकटिकम के अनुसार ब्राह्मण चारुदत्त जो था, एक गरीब ब्राह्मण होता है। देखो ब्राह्मण तो वैसे ही ये कहा जाता है कि गरीब ही होता है ना। कहीं पर भी आप पढ़ लो, पुरानी किताबों में पढ़ लो, कहीं पर भी पढ़ दो, ब्राह्मणों के बारे में एक कहावत भी है कि ब्राह्मण हाथी पर भी चढ़ जाता है तो मांग लेता है। ये पुरानी कहावत हमें मिलती है। अन्यथा नाले राजस्थानी इतिहास कला साहित्य में हमें ये मिलता है। तो एक गरीब ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण चारुदत्त। हालांकि इसका ये उल्लेख आता है कि ये एक वेश्या से प्रेम करता है, जिसका हीरो ये होता है ना। एक उपन्यास लिखा गया है मृच्छकटिकम में, ये कहा गया है कि ब्राह्मण चारुदत्त व्यापार वाणिज्य करता था। मृच्छकटिकम का एक ये नायक है कि चारुदत्त व्यापार वाणिज्य करता था। फिर कभी बात करेंगे इस मृच्छकटिकम, इसका जो उल्लेख है। ठीक है। ऐसे ब्राह्मण जो क्षत्रियों का कार्य अपना लेते थे, लड़ाई करने लग जाते थे, शराब पीने लग जाते थे, है ना। क्षत्रियों का कार्य, ऐसे ब्राह्मण जो क्षत्रियों का कार्य करने लग गए थे वो ब्रह्मक्षत्र ब्राह्मण कहलाते थे। ब्रह्मक्षत्र ब्राह्मण कहलाने लग गए थे।
ठीक है बच्चों, बाकी का जो सामाजिक और धार्मिक जीवन और कला साहित्य वाला जो पार्ट है वो हम कल की कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।